नाज़रीन, मिडल ईस्ट तेजी के साथ इलाकाई जंग और दुनिया आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं। अमेरिका यमन के ऊपर तो अटैक्स कर ही रहा है, लेकिन अब बरह रास्त उसने ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की जानब से पहले ईरानी बहरी जहाजों के ऊपर जो है वो अटैक्स किए गए हैं और कुछ बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस शिप्स हैं, यानी जो मिलिट्री रिलेटेड एसेट्स है ईरान के, उनको भी अमेरिका ने बरह रास्त निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। उधर ईरान फुली प्रिपेयर है, ईरान जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो जंग जो ईरान किसी तौर पर नहीं चाहता, मुकम्मल सीज फायर की बात की जा रही है, मुकम्मल निगोशिएशंस की, पीस की बात की जा रही है। लेकिन क्या करें कि इस दुनिया में पीस मिलता नहीं है जब आपके सामने इस तरह की बातें ताकतें मौजूद हो। तो ईरान के तमाम आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं, उनकी जो है वो एयर डिफेंस हाई अलर्ट के ऊपर है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर खासकर जो एयर डिफेंस है उसको हाई अलर्ट किया गया है। ईरान के रशिया, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ इस वक्त बड़े हंगामी लेवल के राब्ते हो रहे हैं। लास्ट टाइम ये जब सूरत हाल पैदा हुई थी, जब इजराइल अटैक करने वाला था, तो पुतिन ने अपने खास कमांडर जो है वो तेहरान रवाना किए थे और वो तेहरान पहुंचे थे और उसके बाद इजराइल और अमेरिका को पैगाम गया था कि अगर अटैक करना है तो हम तेहरान में पहुंच चुके हैं। तो अभी कुछ ही देर में ट्रंप और पुतिन की भी कॉल होगी जो कि यूक्रेन के ऊपर होनी है, लेकिन डेफिनेटली मिडिल ईस्ट उसका हिस्सा होगा। जब भी ग्लोबल पावर्स बैठती हैं तो वो सिर्फ एक इशू को डिस्कस नहीं कर रही होती, वो तमाम इश्यूज को डिस्कस कर रही होती हैं। तो ईरान पर अगर अमेरिका जंग छेड़ने जा रहा है तो ईरान के दिफा के लिए तो रशिया खड़ा हुआ है, तो रशिया का सामना भी फिर अमेरिका को वहां पर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ईरान के साथ जो जंग है वो भी ट्रंप और पुतिन की कॉल में ये ज़ेरे बहस आएगी। ईरान फुली प्रिपेयर है। उधर इजराइल को ये खतरा है कि कई तरफ से इजराइल पर अटैक्स हो सकते हैं। तो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में इंक्लूडिंग तल अवीव, वहां पर पब्लिक शेल्टर जो है वो खोल दिए गए हैं। ये लेबनान सीज फायर के बाद पहला ऐसा मौका आया है। पब्लिक शेल्टर्स तल अवीव में, बहुत सारे शहरों के अंदर, हाइफा के अंदर खोल दिए गए हैं। कहीं से भी बमबारी जो है वो इस वक्त हो सकती है। गजा में फुल स्केल वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो पैदा हो चुकी है। इंतहाई खौफनाक बमबारी की जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है इस वक्त की जा रही हैं और इजराइल के अंदर जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ा है अचानक इस हमले करने से। तो वहां पर भी सूरत हाल जो ऑलरेडी थी उसमें मजीद इजाफा हुआ है। इसी दरमियान जो HTS है वो इजराइल के मफादात के मुताबिक काम करते हुए आगे बढ़ रही है और उसने लेबनान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह भी एक अजब तारीख है, बेरहम तारीख है जो हम यहां पर देख रहे हैं। HTS ने जो इसलिए ये दावे करके आई थी कि हमने शाम को स्टेबलाइज करना, अमन लाना, ये करना, वो करना है, वो लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी है और लेबनान के 5 किलोमीटर एरिया के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। एक तरफ इजराइल लेबनान के ऊपर हमलावर है, उधर से HTS लेबनान के ऊपर हमलावर है। इधर से इजराइल ऑक्युपाई किए हुए है तो उधर से HTS लेबनान के इलाकों को ऑक्युपाई कर रही है। 5 किलोमीटर तक का इलाका जो है उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। तो हिजबुल्लाह को दो तरफा फ्रंट से अब लड़ना है। एक तरफ ये बहरूपिये हैं और दूसरी तरफ इजराइल है। ठीक है, एक्चुअली तो दोनों तरफ से इजराइल है, लेकिन इधर ये बहरूपी हैं, इनके साथ भी अब लड़ना होगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने इनको पेशकश की थी, अमन की पेशकश की थी, इनके साथ मुकम्मल सपोर्ट की पेशकश की थी और यह भी कहा था कि अगर गोलान हाइट्स कल को तुम लेने के लिए जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। ठीक है, ईरान ने मुकम्मल इनको सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई और इनके काम देखे, क्योंकि असल में ये कुछ और ही थे। असल में ये वही थे जो हम बार बार आपको बता रहे कि नेशनल डायरेक्टर ऑफ US इंटेलिजेंस खुद बता चुकी हैं कि दाइश के लोग हैं, इनको हम फंड करते रहे। तो ये वही बहरूपी है जो पेंट कोट पहनाकर इनको बिठाया गया और उनकी असलियत अब सामने आ रही है। खतरनाक तरीन इस वक्त टाइम है। फिरका वाराना फसादात और पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त आते फिशां वहां पर वो एक्सप्लोड होता हुआ इस वक्त हमें नजर आ रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पिछले 72 घंटों के अंदर अंदर आप देखिए बहुत कुछ इस वक्त बदल चुका है और जंगे खत्म करवाने वाले ट्रंप इस वक्त कई एक नई जंगे जो है वो छेड़ चुके हैं। तो सवाल सिर्फ यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल इस नए एग्रेशन से क्या अपने गोल्स जो है वो अचीव कर सकेंगे? देखिए, 15-16 महीनों में जो कुछ हुआ है वो कोई कसर रह गई थी? कोई ऐसी ताकत थी जो इन दोनों की जानिब से इस्तेमाल नहीं की गई थी? सारा कुछ तो इस्तेमाल कर लिया तो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सके। तो क्या यहां भी ये अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे इस नए एग्रेशन के बाद? और ट्रंप के लिए क्या यह फैसला सही है इजराइल के साथ ये नई जंगों के अंदर जाना? हालांकि ट्रंप खुद तनकीद करता रहा कि मिडिल ईस्ट की जंगों ने अमेरिकन एम्पायर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो क्या अब ये ट्रंप का सही फैसला होगा? मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर हमले और गजा और यमन और ईरान ये सारी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं एक चीज के इसका नतीजा क्या निकलेगा। टकर कार्लसन, इनके बारे में आप पहले भी जानते हैं, ये
ट्रम्प के इंतहाई करीब हैं और ये अमेरिका के सबसे फेमस जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अभी कुछ देर पहले जो ट्वीट किया, इनका स्टेटमेंट आया है, यानी ये ट्रम्प के इंतहाई करीब है और उनकी कैंपेन में सबसे ज्यादा ये उनके सपोर्टर रहे हैं और इलोन मस्क के साथ इनकी बहुत ज्यादा दोस्ती है। और ये क्या बात कर रहे हैं? इट इज वर्थ पॉइंटिंग आउट दैट अ स्ट्राइक ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज will almost certainly result in thousands of American deaths at the bases throughout the Middle East। वो कह रहा है कि खबरदार हो जाओ, अगर ईरान के ऊपर हमला किया तो हजारों अमेरिकन डेथ्स होंगी थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, अगर ईरान के ऊपर हमला किया तो। एंड कॉस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा। द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म ऑन अमेरिकन सॉइल में बी इवन हायर, और अमेरिकन सरजमीन के ऊपर जो टेररिज्म की कार्रवाइयां हैं वो और बढ़ेंगी। Those are not guesses, ये कोई सिर्फ मेरा गैस नहीं है। Those are the Pentagon's own estimates, ये वो चीजें हैं जो पेंटागन भी मानता है, उसके अपने एस्टिमेट्स हैं। अब बॉम्बिंग कैंपेन अगेंस्ट ईरान विल सेट ऑफ अ वॉर, ये कैसी जंग छेड़ेगी? एंड इट विल बी अमेरिकाज वॉर, और इसमें कोई गलतफहमी न रहना कि ये किसी और की जंग होगी, ये अमेरिका ही को लड़ना पड़ेगी, जिसमें उसकी फौजी भी लड़ेंगे, उसकी इकोनॉमी भी लड़ रही होगी, उसकी सोसाइटी भी लड़ रही होगी। अमेरिका वॉर होगी, वो अमेरिका वॉर जिसके खिलाफ हम ये सारा इलेक्शन जीत कर आए हैं। ठीक है, डोंट लेट द प्रोपेगेंडालिस्ट लाइज टू यू, और ये जो प्रोपेगेंडा सारा किया जा रहा है, ये जो है इससे बचो और इनके झूठ के अंदर ना हो। ये ईरान का बयान नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट का बयान नहीं है, ये वो बंदा है जो जैसे इलोन मस्क है, इलोन मस्क के बाद आप कह लें कि ये वो शख्स है जो बहुत ज्यादा ट्रम्प के करीब है, और पूरी कैंपेन में ये बहुत इसने साथ दिया है। और ट्रम्प का जो पहला इंटरव्यू था, जब ट्रम्प ने अपनी कैंपेन का आगाज किया और ट्विटर से आगाज किया, तो वो पहला इंटरव्यू भी टकर कार्लसन ने किया था, और अभी रिसेंटली उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया जो पूरी दुनिया में जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो ये वो बंदा कह रहा है कि ईरान से जंग इतनी हमें महंगी पड़ने वाली है कि अमेरिकन एम्पायर का मुकम्मल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये इस वक्त बात है, अमेरिका के पास ताकत है, वो अग्रेशन कर सकता है, उनको बम गिराने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास बम है, आपके पास जंगी तारे हैं, आप कोई बादशाह हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो कर ले, और ताकत का मतलब ये नहीं कि वो आपकी मर्जी के जो रिजल्ट्स हैं वो लेकर आए। तो इसलिए ये ट्रम्प का जो फैसला है इंतहाई इसके ऑपोजिट रिजल्ट आएंगे, और वक्त साबित करेगा कि ये अमेरिकन एम्पायर का जो सबसे गलत फैसला था, और इजराइल के साथ एक और जंग के अंदर जाना ये अमेरिका के लिए सबसे डिजास्टर्स फैसला जो है होने जा रहा है। और इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है वो भी वक्त बताएगा कि इस नई जंग से और ज्यादा डिक्लाइन की तरफ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर नाज़रीन ये है कि अमेरिका ये कह रहा है कि वो यमन के ऊपर बमबारी करके इसको एज अ प्रेशर टूल इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट ईरान, यानी वो फुल स्केल वॉर नहीं कर रहा है, सिर्फ एक प्रेशर टूल इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ये कह रहा है कि गजा के ऊपर बमबारी करके वो हमास के खिलाफ एक प्रेशर टूल इस्तेमाल कर रहा है निगोशिएशंस के लिए। दोनों ये बयान इस वक्त बना रहे हैं। सवाल ये है कि इज इट रियली अ प्रेशर टूल और अ वॉर, फुल स्केल वॉर? यानी देखिए ना किस सोच के साथ ये हमले किए गए। क्या ये इस सोच के साथ हमले किए गए कि वो एक फुल स्केल वॉर उन्होंने छेड़ दी है, या ये वाकईतन प्रेशर टूल है? अब इसका जवाब नाज़रीन ये है कि व्हाटएवर इट इज, प्रेशर टूल का ये मतलब तो नहीं है, और आपके पास ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप यमन के सिविलियंस के ऊपर और फिलिस्तीन के सिविलियंस के ऊपर और लेबनान और शाम के सिविलियंस के ऊपर बमबारी करें। ये कोई प्रेशर टूल नहीं होता, ठीक है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ना हमास सरेंडर करेगी ना ईरान सरेंडर करेगा, कई दहाइयों से उसने सरेंडर नहीं किया, दोनों ये सरेंडर नहीं करने वाले। तो एट द एंड या तो इजराइल और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, जैसे वो पहले पीछे हटे और हमास अपनी शरात के ऊपर खड़ी रही, अब की बार भी इन दोनों को जिल्लत के साथ पीछे हटना पड़ेगा, या फिर ये वॉर अगर फुल स्केल नहीं भी है तो फुल स्केल के अंदर तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा इसका कोई तीसरा रिजल्ट नहीं है। और ये जो अब सूरत हाल पैदा हो गई है, इसके बाद ईरान अपने न्यूक्लियर को बनाने की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ेगा। भाई जंग आपके दहाने के ऊपर खड़ी हुई है, जंग आपसे 1 घंटा दूरी के ऊपर खड़ी हुई है, सिर्फ 1 और इस दूरी के ऊपर आप खड़े हुए हैं, और अभी उनके जहाजों को निशाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो न्यूक्लियर बनाने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। ये ईरान इस वक्त सोच रहा है कि कौन से सिक्योरिटी गारंटीज, कौन से वादे, कौन से प्रॉमिस, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ वो दुनिया है जिसमें आप ताकत के साथ सरवाइव कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर की तरफ वो और ज्यादा बढ़ेंगे। इजराइल इस वक्त नाज़रीन ये एस्टिमेट कर रहा है कि उसको बहुत तरफ से अटैक्स हो सकते हैं, तो उसने जो पब्लिक शेल्टर्स हैं वो खोल दिए हैं, और ये लेबनान सीज़फायर के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। शेल्टर्स ओपन इन सेवरल टाउन्स साउथ ऑफ टेल अवीव, सेवरल सिटीज in the center of the country announced the opening of public shelters including Yana, Rishon,
رمت گیان، ہرزیلیا اینڈ مینی ادرس، وہ آگے نام بتاتے چلے جا رہے ہیں. بہت سارے شہروں میں انکلوڈنگ تل اویو پبلک شیلٹرز کھول دیے گئے ہیں. دا ہوم فرنٹ کمانڈ ہیز انسٹرکٹڈ all cities south of Tel Aviv to keep bomb shelters ready for fear of an escalation in the situation with Gaza. چونکہ یمن نے بھی کہہ رکھا ہے کہ غزہ کا سیز فائر ٹوٹا تو ہم اٹیک کریں گے، وہ تو ٹوٹ چکا ہے، اور یمن کے اوپر ویسے بھی اب براہ راست بھی جنگ چھڑ چکی ہے، تو یمن سے کسی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. عراق کی ریزسٹنس وہ بھی آلریڈی کہہ چکی ہے، وہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے، لیبنن سے اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل لیبنن کے اوپر باری کر رہا ہے. تو پبلک شیلٹر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اس وقت کھول دیے گئے. اب ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے جہازوں کے اوپر براہ راست امریکہ نے حملے کرنے شروع کر دیے. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، بہت سارے میڈیا سے یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. کل اس کا تھریٹ آیا تھا، امریکہ کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب اگلا نشانہ جو ہے وہ ایران کے کمانڈرز ہوں گے، ایران کے جہاز ہوں گے، اور اس کے بعد ہم اس سے اگلے سٹیپ میں ایران کی سوائل کے اوپر براہ راست اٹیک کریں گے. تو پہلے فیز کے اندر ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک شروع ہو گیا ہے. اگر ابھی امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اٹیک امریکہ کے اوپر سمجھا جائے گا یا نہیں؟ ڈائریکٹ ہی سمجھا جائے گا نا. تو اسی طرح ایران کے جہاز کے اوپر حملہ ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملہ ہے. اب یہ یورو ایشیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے، ایمڈ رپورٹس آف یو ایس نیوی سنکنگ ایرانز موسٹ ایڈوانس ویسل اینڈ ہوتی اسٹرائک امریکن واچ یٹ اگین. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جہازوں کو انہوں نے مطلب کہ سنک کرنا شروع کر دیا، اور ایک موسٹ ایڈوانس جہاز جو ہے وہ انہوں نے ڈبویا ہے. یہ ڈاگلس مکریگر جو کہ یو ایس جنرل ہیں اور مطلب اینٹی وار ہیں، جنگوں کے مخالف ہیں، انہوں نے لکھا ہے یو ایس سنکس ایرانین شپ. یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں ڈیولپنگ ایرانین انٹیلیجنس شپ واز سنک بائی دا یو ایس. آر ٹی انڈیا یعنی رشین میڈیا انڈیا میں وہ رپورٹ کر رہا ہے unconfirmed reports by US forces struck and sank Iran's most advanced intelligence ship while Israel conducted its own strikes on Gaza. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایران کے اوپر براہ راست حملوں کا. مطلب ہر گھنٹہ اب صورتحال وہ بدل رہی ہے. ٹرمپ نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور یہ ٹویٹ اپنے آپ میں ڈیکلیریشن آف وار ہے ایران کے اوپر. ابھی کچھ دیر پہلے یعنی یہ خبر ساتھ آ رہی ہے کہ ایران کے اوپر براہ راست حملہ، ساتھ یہ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا ہے، ٹرمپ ایران ہیز ناٹ لاسٹ کنٹرول آف ہوتیز، دے آر سپلائنگ ویپنز اینڈ انٹیلیجنس، اینی فردر اٹیک اور ریٹیلیشن بائی ہوتیز ول بی میٹ ود گریٹ فورس اینڈ دیر از نو گارنٹی دیٹ دا فورس ول اسٹاپ دیر. ایسا حملہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی فورس استعمال کریں گے جو اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئی، اور یہ فورس رکے گی بھی نہیں. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم وہ فورس استعمال کر کے پیچھے ہٹ جائے، یہ فورس آگے سے آگے بڑھے گی. ایران کو ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ they are dictating every move, giving them the weapons, یعنی ہوتیز کو weapons دے رہے ہیں, supplying them with money and highly sophisticated military equipment and even so-called intelligence. یعنی ہوتیز کا لنک کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور کہ یہ ذمہ دار ہے اور ایران یہ وہ. Every shot fired by the Houthis will be looked upon from this point forward. ہوتیز سے ہمارے پر جو حملہ ہوگا ہم اس کو اس نظر کے اندر دیکھیں گے کہ ایران نے ہمارے پر حملہ کیا. اس طرح ہمارے پاس جواز ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. ہوتیز کا ہمارے پر حملہ ہوتیز کا حملہ نہیں ہے، یہ ایران کا حملہ ہے، کیونکہ ایران ان کو انٹیلیجنس دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. As being a shot fired from the weapons and leadership of Iran, کہ ہمارے اوپر جو بھی ایک گولی بھی چلے گی ہوتی سے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایران نے چلائی ہمارے پر. And Iran will be held responsible and suffer the consequences and those consequences will be dire. اور اس کی بھاری قیمت ایران کو چکانا پڑے گی، very dire consequences. تو یہ جناب ڈیکلیریشن آف وار جو ہے وہ ایران کے اوپر ہو چکا ہے. مطلب ہوتی سیز فائر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایڈ کھولنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایڈ نہیں کھولی، سیز فائر کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ یمن کے اوپر اٹیک کر دیا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ یمن جو آگے سے جواب دے رہا ہے وہ ایران ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو یہ بالکل ایک وہی روایتی امریکی ایروگنس ہے جس میں انتہائی غلط انداز کے اندر حقائق کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ پھر جنگوں کی صورت کے اندر نکلتا ہے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے اور اب بھی بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. ایران اس وقت فلی پریپیئر ہے. 7 ملکوں کی جو لسٹ بنی تھی اس صدی کے شروع میں، 6 ملک تباہ ہو چکے ہیں، 6 ملکوں کے اوپر حملہ ہوا، 7واں ملک ایران رہ گیا ہے. اور ایران کے اوپر ان کی نظر پچھلی کئی دہائیوں سے تھی، شاید اب ہم قریب ترین اس وقت آ چکے ہیں. اکلوتا اسلامی ملک جو اسرائیل کو سب سے بڑا اپنے لیے خطرہ لگتا ہے کہ ایران ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، باقی تو ساری اسلامی دنیا کو وہ جھکا چکے ہیں، ایک اکلوتا ایران ملک ہے. تو اب اس کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں کے لوگوں کا صرف قصور اتنا ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر ہیں اور سرنڈر نہیں کرتے. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے، وہ جنگ لڑے گا، اپنے پرنسپل سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. IRGC confronts US spy plane
एयर फोर्स वॉज टू शूट एनिमी एयरक्राफ्ट। अमेरिका ने अपने जहाज भी भेजे हैं, ये इंटेलिजेंस वगैरह बताया जा रहा है कि ईरान ने उन जहाजों को गिराया है, और किसी में बताया जा रहा है कि सिर्फ वो रिट्रीट करने पर मजबूर हुए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस जहाज ईरान में भेजना शुरू कर दिए। आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी फॉर कंप्रिहेंसिव डिफेंस अगेंस्ट एनिमी अटैक्स। हम मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार हैं। एंड विल डील स्वेयर ब्लोस टू देयर इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट इफ अटैक। वही बात जो टक्कर कार्लसन कर रहे हैं। IRGC के कमांडर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो है वो हमारे निशाने के ऊपर होगा। एक कांग्रेसमैन है टेक्सास से, यानी अमेरिका, उनका ट्रंप को जरा मैसेज देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप स्टॉप बॉम्बिंग यमन एंड एग्जिट द मिडिल ईस्ट। ये कांग्रेसमैन है अमेरिका के, वो ट्रंप को ये मैसेज दे रहे हैं। तो बात पता है क्या है, अमेरिकन सोसाइटी कहां पर खड़ी है? अमेरिकन सोसाइटी नो वॉर्स के ऊपर खड़ी हुई है, इसलिए वो ट्रंप को लेकर आए हैं। हालांकि ट्रंप के खिलाफ कितना कुछ है, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, मतलब इतना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ट्रंप को सपोर्ट किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका नारा नो वॉर्स है। सिर्फ नो वॉर्स की वजह से उसको सपोर्ट किया गया। बाकी डेफिनेटली इमिग्रेशन, ये वो सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये जंगों से तो इमिग्रेशन भी मजीद होगी। भाई जंगें होती है तो लोग उधर जाते हैं ना। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप को लाया ही सिर्फ इसलिए गया है कि जंगों को रोकेगा। अमेरिकन सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं है। तो देखिएगा अमेरिका के अंदर से मजीद सेंटिमेंट बढ़ेंगे। टक्कर कार्लसन जैसा बंदा अगर ट्रंप इस बात को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कांग्रेसमैन का बयान मैंने आपके सामने रखा, और ओवरऑल बहुत बड़ी चीजें हैं। और अभी कल जो यंग अमेरिकन का सर्वे सामने आया, तो ट्रंप के खिलाफ अंदर से रिजेंटमेंट और बढ़ेगी, और ये अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रंप। इंतहाई गलत फैसला है इजरायली लॉबी में एरोगेंस के अंदर अपनी हैबत शो करने के लिए जो भी उसने किया है, ये एक पैथेटिक फैसला जो है वो एट द एंड साबित होगा। यूक्रेन जंग ने उन्हें छेड़ी, पैथेटिक फैसला साबित हुआ। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो दुनिया में कर सकते हैं। अफगानिस्तान में आए 20 साल के बाद क्या हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि जो चाहे जो वो कर सकते हैं। अब की बार अमेरिका को डबल नुकसान ये होगा कि सोसाइटी ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर पहुंची हुई है कि नो वॉर्स, और ट्रंप ने फिर आकर जब वो जंगें छेड़ी और अमन का नारा लगाकर। वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया ने कंडेम किया है यमन के ऊपर हमलों को। ये रशिया, चाइना और ईरान के अलावा 2 मजीद मुल्क हैं जिन्होंने यमन के ऊपर बॉम्बिंग को कंडेम किया है। हालांकि आप देखिए इस्लामी दुनिया ने कोई कंडेमनेशन नहीं की है यमन के ऊपर हमले की, कोई कंडेमनेशन नहीं है। सिविलियन शहीद हुए हैं लेकिन कंडेमनेशन नहीं है। अब नाज़रीन, गजा के ऊपर बमबारी इस वक्त हो रही है, शहादतें वहां पर हो रही हैं। अभी 6 मेंबर की एक और फैमिली जो है वो सदरन गजा के अंदर शहीद हुई है। 6 पूरी की पूरी फैमिली जो है शहीद हो गई है। इजरायली नेवी जो है वो कोस्टल लाइन की तरफ से भी हमले कर रही है, यानी एयरफोर्स अटैक कर रही है, और इजरायली वॉरशिप जो है वो कोस्टल लाइन के ऊपर क्या है, वो टेंट्स लगाकर बैठे हुए हैं। मतलब क्या हमास के फाइटर जो है वो कोस्टल लाइन के ऊपर मछलियां पकड़ रहे हैं, वो टेंट्स लगाकर बैठे हुए हैं फलस्तीनी, तो उनके ऊपर वहां से भी गोले बरसाए जा रहे हैं। अब सोचिए जब वॉरशिप गोलियां बरसाते हैं कितना भयानक वो मंजर होता है। अच्छा, इसके अलावा इजरायली आर्मी ने कहा है कि दे आर बैक टू वॉर। ये बाकायदा उन्होंने कह दिया कि हमने जंग छेड़ दी है। और नेतन्याहू की अभी थोड़ी देर में मीटिंग होने जा रही है, और नेतन्याहू ने बेन गवर को कहा कि वो गवर्नमेंट के अंदर वापस आ जाए। और ग्राउंड ऑपरेशन की इजरायली मीडिया के मुताबिक तैयारी तेज हो चुकी है। द आर्मीज प्लान कॉल्स फॉर फोर्सेस टू एडवांस इनटू द गाजा स्ट्रिप, क्लियर अ स्पेसिफिक एरिया एंड ट्रांसफर सिविलियंस टू ह्यूमैनिटेरियन जोन। वो पुराना जो बोगस बयान है कि ह्यूमैनिटेरियन जोन, ओ भाई कौन सी ह्यूमैनिटेरियन जोन है? अच्छा, और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर अमेरिका से कोई प्रेशर नहीं है इस वॉर के हवाले से। इजराइल इज रीन्यूइंग फाइटिंग इन गाजा विदाउट यूएस प्रेशर टू अलाउ एड इन। कोई प्रेशर नहीं है। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि हमास एंड इजराइल एंड अमेरिकाज एनिमीज इन द रीजन विल पे अ हैवी प्राइस। ओ भाई कौन सी हैवी प्राइस? ये सारा कुछ जो हुआ है 20 सालों में हैवी प्राइस ही तो थी जो पे हुई है। मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। इजराइल के अंदर जो गुस्सा था, जो हम आपको बता रहे थे कि मूवमेंट उठ रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, एंगर बढ़ रहा है, अब इस फौरी हमले के बाद जो है उसमें और इजाफा हुआ है। ठीक है, मैं 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। प्रोटेस्ट मस्ट इरप्ट इन एंगर टू सेव द हॉस्टेजेस, द सोल्जर्स एंड इजराइल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ करप्ट एंड डेंजरस नेतन्याहू। ये वो जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो मजीद गुस्से के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर मुजाहरे और वो जो सारी तहरीक चल रही थी उसके अंदर इजाफा। आवर मूवमेंट्स आर ऑनगोइंग and Netanyahu fears the people and realize that his government's days are numbered। नेतन्याहू के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। तो बहरहाल एक अमेरिका के अंदर प्रेशर अब बढ़ेगा, और इजराइल में तो ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रही है। अब देखते हैं कि वो आगे कितना बढ़ती है, लेकिन जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकेंगे, वक्त बताएगा। अभी इजराइल ने एक डेलीगेशन भी दोहा के लिए भेजा है। अब ये वही पुरानी टैक्टिक्स हैं जिसमें एक फजूल से मुज़ाकरात बस किए जाते रहते हैं। बहरहाल एक डेलीगेशन वहां पर गया है। पूरी दुनिया से इस वक्त नाज़रीन कंडेमनेशन जो है वो आना शुरू हो गई है। चाइना ने कंडेम किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, बेल्जियम ने किया है, नॉर्वे, स्वीडन से टर्की, इन सब की अभी तक की स्टेटमेंट्स जो वो आई हैं।
कुछ ने अर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये हल्का सा वर्ड होता है, कुछ ने वार्निंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, कुछ ने मुजम्मत की है, जैसे बेल्जियम इन्होंने मुजम्मत का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये सख्त स्टेटमेंट होती है जब आप ये, क्योंकि बाकी तो अर्ज कर रही है तो आम सी बात होती है। तो आइडियल रिस्पांस नहीं है दुनिया का, आइडियली जैसा होना चाहिए, इतना जुल्म हुआ है, फिर नई एक जंग है, वो आइडियल रिस्पांस नहीं है दुनिया का। शायद आलमी ज़मीर किसी तौर पर जागा नहीं है, लेकिन बहरहाल पहले से बेहतर है कि पहले तो ये भी नहीं आ रहा था, लेकिन यूरोप से फौरी स्टेटमेंट्स बहरहाल आ रही हैं। आई कंडेम द इजरायली रेड्स एंड द रिजल्ट ऑफ हैवी लॉसेस which threaten the goals of the agreement between Israel and Hamas. ये बेल्जियम कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि we join the UK, France and Germany in calling on Israel to fulfill its obligations towards the people of Gaza. स्वीडन ये कह रहा है It is dangerous to resume fighting with a large number of deaths including children. टर्की ये कह रहा है It is unacceptable for Israel to bring violence back to the region and international community must stand against this. तो ये जनाब स्टेटमेंट्स है। उधर लेबनान और शाम की सूरत हाल खराब है। 5 किलोमीटर तक एसटीएस आगे जा चुकी है। 5 किलोमीटर तक के इलाके के ऊपर एसटीएस ने ऑक्यूपाई कर दिया है लेबनान को। बहुत गंभीर हालात है और फिरका वाराना जंग और ये सारा प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। अब सोचे तो सही, एसटीएस लेबनान में घुसी हुई है और 5 किलोमीटर एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहां वो कोस्टल लाइन के ऊपर हजारों सिविलियन वहां पर जानों से गए और अब वो लेबनान के अंदर दाखिल हो गए। मतलब जो कोई मसला है ही नहीं, 1% भी मसला नहीं है। और लेबनान जैसा मुल्क है भाई, वो हर टाइम निगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए तैयार है अगर कोई मसला होता भी है तो। मुल्क में फर्क होता है ना, लीडरशिप के अंदर फर्क होता है। वो तो मतलब अभी इसराइल के फसादात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, एसटीएस इधर से हमलावर हो गई है और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की जंग शुरू होगी। ये जैसे गजा का मामला आगे बढ़ेगा, हिजबुल्लाह के साथ एक और जंग जब इसराइल की होनी है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।